जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांतों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि पियाजे कौन थे। पियाजे के बारे में पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के थे। ठीक है, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि बच्चा अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही सीखता है। जीन पियाजे ने बुद्धि परिरक्षण पर कार्य करते समय बालकों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की है। उन्होंने बताया है कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन से है तथा वह परिवर्तन पहले से उपस्थित संज्ञानात्मक संरचनाओं से अनुकूलन द्वारा होता है। यह परिवर्तन अपरिहार्य एवं अपरिवर्तनीय तथा जीव निर्धारित होता है। बालक अपने विश्व की ज्ञान रचना में स्कीमा का प्रयोग करता है। अब स्कीमा क्या है? तो स्कीमा से तात्पर्य ऐसे मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित उस मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा स्कीमा को संशोधित व समायोजित करने में दो प्रक्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पहला होता है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। अब आत्मसातकरण क्या है? तो आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है समायोजन। क्या है समायोजन? जिसको एडजस्टमेंट कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालक अपनी योजना, संप्रदाय, व्यवहार आदि में परिवर्तन लाकर नए वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, एडजस्टमेंट करता है, अर्थात स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है। उसके बाद है साम्य धारण। किसे कहते हैं? साम्य धारण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बालक के सामने ऐसी परिस्थिति या समस्या आती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ, तो इससे उसमें एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए, उनमें संतुलन लाने के लिए बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के मध्य एक संतुलन स्थापित करना आरंभ कर देता है। इस प्रक्रिया को साम्य धारण कहते हैं। अब अगला क्या है? अगला है पियाजे ने साम्य धारण का प्रयोग क्या समझाने के लिए किया है? तो बच्चे द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने की प्रक्रिया को समझाने हेतु प्रयुक्त किया है। पियाजे के अनुसार जब बालक विचारों में असंतुलन से संतुलन की ओर जाता है तो बालक में संज्ञानात्मक परिवर्तन आता है जो गुणात्मक होता है। उसके बाद है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए, पियाजे द्वारा बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या हेतु बताई गई 4 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन सी? सो आप देख सकते हैं। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जो आपका 0 से 2 वर्ष है। ठीक है, इसमें संवेदी पेशी विचार होता है और इसमें विशेषता होता है पूर्व शाब्दिक गतिविधियों की पुनरावृत्ति, प्रयत्न, भूल, व्यवहार का आरंभ, वस्तु स्थापित, जीवत्वारोपण। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 2 से 7 वर्ष होता है। इसमें क्या होता है? इसमें विचार होता है, परिक्रमणात्मक विचार होता है, अंतःप्रज्ञात्मक विचार। दूसरा है अहम केंद्रिता, नकल करने की प्रवृत्ति, प्रत्याक्षात्मक तार्किक, कल्पनात्मक खेल और अस्थिर अनौपचारिक तार्किकता होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें ये 7 से 11 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें आगमनात्मक विचार होता है, अहम केंद्रिता होता है, व्याख्या या स्पष्टीकरण, संरक्षण व परीक्षण होता है, क्रमबद्धता निर्मित करना होता है, रूपांतरण होता है, वर्गीकरण, अतीक, काल्पनिकता आदि होता है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 वर्ष से उससे ऊपर होता है। इसमें निगमनात्मक विचार होता है, जोड़कर कार्य करना, समानुपातिकता, प्रसंभाव, वैधतावादी एवं संयोजिकता, तार्किकता, अनौपचारिक संबंध होता है इसमें। तो ये आपका पियाजे द्वारा 4 वर्णित विकासात्मक अवस्था में विशेषता है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब संवेदी पेशी अवस्था क्या है?
एक एक लाइन को पूरा ध्यान से देखिएगा। संवेदी पेशी अवस्था, यह अवस्था कब से कब तक होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है। शिशु की इस अवस्था में क्या गतिविधियां होती हैं? तो इस अवस्था में शिशु अपने आंखों, कानों, हाथों और अन्य संवेदी प्रेरक उपकरणों के माध्यम से सोचता है। इस अवस्था में शिशु की बुद्धि किसके द्वारा व्यक्त होती है? तो उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। ठीक है। जैसे चादर पर बैठा बालक चादर पर दूर पड़े खिलौने के प्राप्त करने के लिए चादर खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। तो पियाजे ने संवेदी पेश अवस्था को 5 अवस्था में विभाजित किया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। क्या क्या है सो देखिए। प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, यह जन्म से 1 माह तक होती है। प्रारंभ में बालक प्रतिवर्ती क्रियाएं करती है, जिससे जैसे चूसना हो गया, अंगूठे को चूसना या कोई चीज को चूसना। दूसरा होता है प्राथमिक वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, यह 1 से 4 माह तक की मध्य की अवस्था है। ठीक है। तीसरा है द्वितीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, यह 4 से 8 माह की अवस्था है। चौथा है द्वितीय प्रतिक्रियाओं के समन्वय की अवस्था, यह 8 से 12 माह के मध्य की अवस्था है। 5वां है तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, यह 12 से 18 माह के मध्य की अवस्था। 6ठा अंतिम अवस्था, यह 18 से 24 माह के मध्य की अवस्था है। उसके बाद देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार दूसरी अवस्था लगभग 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राक संप्रयात्मक अवस्था। संप्रयात्मक अवस्था में क्या होता है कि यह जो होता है 2 से 4 वर्ष के मध्य होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, आइए इसमें देखते हैं। इस अवस्था में बालक क्या करता है? वह नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। इस अवस्था में पियाजे ने चिंतन का महत्वपूर्ण साधन किसे माना? संकेत और चिन्ह को। इस अवस्था में बालक द्वारा किए जाने वाले कार्य किसके माध्यम से किए जाते हैं? तो मुख्यतः अनुकरण तथा खेल के माध्यम से। उसके बाद है अंतःदर्शी अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है सो देखिए। इस अवस्था में अंतःदर्शी अवस्था की जो अवधि होती है इसमें 4 से 7 वर्ष के मध्य होती है। इस अवधि में बालक में क्या परिवर्तन आता है? तो इस अवधि में बालक में प्रारंभिक तर्क शक्ति आ जाती है तथा इससे संबंधित प्रश्नों को जानना चाहता है। उसके बाद पियाजे ने इसे अंतःदर्शी अवस्था क्यों कहा है? क्योंकि बच्चा इस अवधि में अपने ज्ञान की समझ के बारे में पूर्णतः जानते हैं, किंतु वह कैसा जानते हैं और क्या जानते हैं इससे काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। अर्थात वे बहुत सी बातें जानते हैं किंतु उनमें तर्कसंगत चिंतन नहीं होता। जिससे वे गणित घटाना व गुणा कर पाते हैं, किंतु कहाँ प्रयोग करना है और क्यों प्रयोग करना है इसे नहीं समझते हैं। चलिए तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष के मध्य होती है। ठीक है। इस अवस्था में बालक में क्या परिवर्तन आता है? तो इस अवस्था में बालक यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार तथा अंक आदि स्थिर रहते हैं। वह अनेक कार्यों की मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत करता है। वह किसी पूर्ण और अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। उसके बाद चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है सो देखिए। इसमें जो होता है इसमें आपका यह 11 से 15 वर्ष के मध्य बीच की अवधि होती है। और इस अवस्था में बालक में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है कि इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, अधिक क्रमबद्ध, लचीला और तार्किक हो जाता है। इस अवस्था में चिंतन की अमूर्त गुणवत्ता मौखिक कथनी की समस्या हल करने की क्षमता में देखी जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। अब पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। तो देखिए यह अवस्था पियाजे द्वारा जो प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है ये 4 अवस्था बताई गई है। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। ये 4 अवस्था बताई गई है। कौन कौन? तो संवेदी प्रेरक जो 0 से 2 वर्ष होता है, पूर्व संक्रियात्मक जो 2 से 7 वर्ष होता है। ठीक है। उसके बाद ठोस संक्रियात्मक जो 7 से 11 वर्ष होता है, औपचारिक संक्रियात्मक जो 11 से 15 वर्ष होता है। विशेषताएं तो मैंने आपको सारी बताई अभी। अब है लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने नैतिक न्याय को अपने अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना और उन्होंने 10 से 15 वर्ष के बच्चों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है। उनका सिद्धांत विभिन्न संस्कृतियों के सैकड़ों बच्चों पर संचालित उनके अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के नैतिक विकास पर आधारित था
उनका मानना था कि बच्चे शिक्षण की प्रक्रिया द्वारा अपने माता पिता और बड़ों से नैतिक फैसले की समझ और विधियों को ग्रहण करते हैं। कोहलबर्ग का यह मानना था कि बच्चे अपने विकास की अवस्था में 3 स्तरों से गुजरकर अपने नैतिक तार्किकताओं के योग्यताओं को विकसित कर पाते हैं। इनका वर्णन जो है वो इस प्रकार है। पहला है पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर। यह अवस्था कितनी आयु के मध्य होती है? तो 4 से 10 वर्ष के मध्य, 4 से 10 वर्ष के मध्य होती है। ठीक है। उसके बाद इस अवस्था में नैतिक तर्कना किस प्रकार निर्धारित होती है? तो दूसरे लोगों के मानकों से, न कि सही तथा गलत के अपने आंतरिक मानकों से। थोड़ा इसको जूम कर देता हूं। चलिए, बच्चे यहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा किस प्रकार कहते हैं? तो उसके भौतिक परिणामों के आधार पर। इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं होती हैं, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता की अवस्था। ठीक है। इसमें क्या होता है? तो प्रारंभ में बच्चे की नैतिकता सजा के भय से नियंत्रित होती है। आरोप और सजा से बचने के लिए माता पिता और बड़ों की आज्ञा मानने की कोशिश करता है। उसके बाद है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता की अवस्था। इस अवस्था में बच्चों का नैतिक फैसला स्वयं के हित और विचारों पर आधारित होता है कि वे वापसी में दूसरे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, या अदला बदली का भाव मजबूत होता है। उसके बाद है नैतिकता का प्रारंभिक स्तर। ठीक है। यह अवस्था जो होती है 10 से 13 साल के बीच की होती है। इस स्तर पर बालक क्या करता है? तो इस स्तर पर बालक दूसरों के मानकों को स्वयं में आंतरिकृत कर लेता है तथा उन मानकों के अनुसार सही या गलत का निर्णय करता है। इस स्तर पर बालक समझता है कि वे समस्त क्रियाएं सही हैं जिनसे दूसरों की मदद होती है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत आगे हो गया, थोड़ा इसको पीछे कर लेते हैं। उसके बाद है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर किस आयु से शुरू होता है? तो 13 वर्ष से ऊपर। उसके बाद है इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण किसके नियंत्रण में होता है? तो पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में। आगे चलिए, इस स्तर को 2 पृथक अवस्थाओं द्वारा भी चित्रित किया जाता है। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता अवस्था। ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति विवेकपूर्ण रूप से सोचना आरंभ करते हैं जो मानवीय अधिकारों और समाज के कल्याण को महत्व देते हैं। इस अवस्था में बालक उन व्यक्तिगत आधार तथा नियमों का आदर करता है जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य होते हैं। आगे है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में नैतिक फैसला करने के लिए नियंत्रित बल काफी अधिक आत्मसाती होते हैं। किसी भी व्यक्ति का निर्णय उसके विवेक और सम्मान और न्याय और समानता के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। आगे है यह उच्चतम सामाजिक स्तर की उच्चतम अवस्था होती है जहां किशोरों में सार्वत्रिक नैतिक नियम की नैतिकता बरकरार रहती है, जहां किशोर दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करता है। उसके बाद है कोहलबर्ग के सिद्धांत की सीमाएं। यह एक सामान्य अन्वेषण है। इसमें प्रत्येक अवस्था के बालक के आसपास जब प्रेक्षक नहीं होता है तो बालक अपने समान आयु वर्ग के बालकों की नकल करते हैं। अगर प्रेक्षक उपस्थित होता है तो वह ईमानदारी से व्यवहार करने वाले बालकों को प्रोत्साहित करता है और बेईमानी से व्यवहार करने वाले बालकों को हतोत्साहित कर सकता है। आगे इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण सीमा है कि इसमें तार्किकता पर अधिक ध्यान दिया गया है जबकि वास्तविक व्यवहार की व्यवस्था पर कम है। ठीक है। अब है लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की का विकास सिद्धांत। लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की का विकास सिद्धांत क्या है? तो देखिए, लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो सोवियत रूस के। याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न पूछेगा कि लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो सोवियत रूस के थे। आगे उनके द्वारा बालकों के लिए सामाजिक विकास से संबंधित प्रतिपादित सिद्धांत का नाम क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो कारकों एवं भाषा का। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से। उसके बाद वाइगोत्स्की ने वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहा है? तो समयस्थ विकास का क्षेत्र। फिर वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी है? तो बच्चों की भाषा और चिंतन को। फिर वाइगोत्स्की के अनुसार जब आत्म नियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो उसे कहा जाता है आंतरिक भाषण या निजी भाषण। वाइगोत्स्की के अनुसार छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग किया जाता है तो सामाजिक संचार और अपने व्यवहार के नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए। बालक का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो अधिगम के द्वारा। और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अब है निकट विकास क्षेत्र में खेल का क्या महत्व है?
तो खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है। यह किसका मत था? तो वाइगोत्स्की का था। उसके बाद आइए देखते हैं, अब खेल व्यवहार को क्या करता है? तो संगठित करता है। खेल क्या करता है? व्यवहार को संगठित करता है। विकास में खेल के महत्व के बारे में वाइगोत्स्की द्वारा का दृष्टिकोण कैसा था? तो समन्वयकारी। वाइगोत्स्की का खेल के बारे में क्या मत था? तो उनका मत था कि खेल संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल विकास को कितने प्रकार से प्रभावित करता है? तो 3 प्रकार से। निकट विकास क्षेत्र जेपीटी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के निर्माण में खेल का क्या महत्व है? तो खेल बच्चों के लिए निकट विकास क्षेत्र का निर्माण भी करता है। और यह किसका मत था? तो यह वाइगोत्स्की का मत था। खेल में बच्चा हमेशा अपनी उम्र से अधिक और दैनिक व्यवहार के स्तर से ऊपर उठकर व्यवहार करता है। और बालक के विकास का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो खेल बालक के विकास का मुख्य स्रोत है और निकट विकास क्षेत्र का भी रचना करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम तथा अन्य गतिविधियों की अपेक्षा खेल में की गई नई विकास संबंधी दक्षताएं पहले प्रकट होती हैं। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।